लाइफ प्रोसेस पार्ट 1। मैंने न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि न्यूट्रिशन क्या होता है और उसकी कितने टाइप होते हैं। लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, उसमें प्लांट में न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है और वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं हमसे, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कहाँ होती है, इन सब के बारे में डिस्कस किया। नाउ द लाइफ प्रोसेस पार्ट 3, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन कौन सा, न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो इन सब पर डिस्कस करने के लिए हम बात करेंगे पार्ट 3। ह्यूमन बीइंग की पहले नेचर पर बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग किस तरह का एक एनिमल है। ह्यूमन बीइंग ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मतलब होता है कि एक ह्यूमन बीइंग प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट भी लेता है और एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट भी लेता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग ओमनीवोरस है। जैसे हम हमारे फूड के कंपोनेंटों में व्हीट, राइस, बार्ले, मेज, कॉर्न, ये सारी चीज़ें प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। और लेकिन एनिमल प्रोडक्ट भी हम यूज करते हैं। वी कंज्यूम मिल्क, वी कंज्यूम पनीर, वी कंज्यूम एग, सम ऑफ द पर्सन कंज्यूम फ्लैश, इसलिए हम एनिमल प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं। तो दोनों के प्रोडक्ट कंज्यूम करने की वजह से हमको ओमनीवोरस कैटेगरी में रखा गया। हमारा न्यूट्रिशन का टाइप होता है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को या उसके किसी पार्ट को इंगल्फ करके टेकअप करता है, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट करता है, उसके बाद फिर वो ब्लड में रिलीज एब्जॉर्ब किया जाता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारे ह्यूमन बीइंग में होने वाला एक न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन को थोड़ा सरल बनाते हैं, थोड़ा इजी बनाते हैं, ट्रिकी बनाते हैं याद करने के लिए। तो हम ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन को ओवरऑल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के 5 स्टेप। ह्यूमन बीइंग के क्या सभी न्यूट्रिशन के 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। ह्यूमन बीइंग के द्वारा फूड को इनटेक करना, वो कहलाता है इंजेशन। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। फूड जो हमने खाया है उसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, और वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल जब तक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे वो फूड हमारे लिए कोई भी यूजेबल फॉर्म नहीं रखता। तो उसके कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करना ही होगा। तो उस प्रोसेस को हमने डाइजेशन कहा है। जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो बॉडी फ्लूइड में उसको लिया जाएगा अंदर, ब्लड जिसे हम कहते हैं। तीसरा स्टेप हमारा होता है एब्जॉर्प्शन, जिसमें डाइजेस्टेड फूड को बॉडी फ्लूइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और बॉडी फ्लूइड उसे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पूरे शरीर की सेल्स उस फूड को ग्रोथ और रिपेयर में यूज करती हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज करती हैं।
तो फोर्थ स्टेप होता है उसे कहते हैं एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड जब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो उस डाइजेस्टेड फूड का इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन में, ग्रोथ में या रिपेयर में किया जाता है। इसको कहते हैं एसिमिलेशन। और पांचवा स्टेप होता है उसे हम कहते हैं डाइजेशन, क्योंकि जो कुछ हमने खाया है वो सबका सब डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी बनते हैं और उन अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालना उतना ही जरूरी है जितना कि खाना खाना जरूरी है। तो इसीलिए उस प्रोसेस को हमने डाइजेशन कहा है। ये न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग फॉलो करता है। इंजेक्शन खाने को इनटेक करना, इट इज सिंपली खाने को लिया और हमने अपने माउथ में रख लिया, इतना सा प्रोसेस वो कहलाता है इंजेक्शन। सेकंड स्टेप डाइजेशन, हम बात करेंगे डाइजेशन। तो जैसा मैंने बताया कि खाना अंदर ले लिया, उसके बाद क्या होगा, हमारे खाने में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उनको ब्रेक करना, वो प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म। इन सिंपलर फॉर्म, इसको कहा गया है डाइजेशन। अब ये बात क्लियर कर लेते हैं कि हमारे खाने में ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसी क्या मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे फूड के 6 कंपोनेंट होते हैं। हम जो खाना खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और वाटर होता है। इनमें से प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। इनको इसी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, इनको सिंपलर फॉर्म में बदलना होगा। प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलना होगा अगर हम उसका यूज करना चाहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना होगा अगर हम उससे एनर्जी प्राप्त करना चाहते हैं। फैट को फैटी एसिड में बदलना होगा अगर हम उसे यूज करना चाहते हैं अपनी बॉडी के लिए। तो इन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलना होगा, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलना होगा और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना होगा। इस पूरी प्रोसेस को हमने नाम दिया है डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल मींस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इनको बदलना सिंपलर फॉर्म में, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड ग्लूकोज। ये जो प्रोसेस है इसको नाम देते हैं डाइजेशन। अब एक प्रश्न आता है कि वेयर डज डाइजेशन अकर, साइट ऑफ डाइजेशन क्या है ह्यूमन बीइंग। डाइजेशन की साइट क्या है। डाइजेशन मेनली एक पर्टिकुलर ट्यूब में होता है और उस पर्टिकुलर ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक स्ट्रेट ट्यूब है, एक सीधी ट्यूब होती है जहां पर डाइजेशन होता है। एलिमेंट्री कैनाल एक स्ट्रेट ट्यूब है, इसकी 2 ओपनिंग है। एक ओपनिंग माउथ कहलाती है, दूसरी ओपनिंग एनस कहलाती है। और ये पूरी माउथ से एनस तक जो एक पर्टिकुलर ट्यूब हमारी बॉडी में बनी हुई है उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसी एलिमेंट्री कैनाल में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम अपने एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं।
जिनमें डाइजेशन, मैंने कहा डाइजेशन कहाँ होगा, एलिमेंट्री कैनाल में होगा। तो एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्सों में डाइजेशन होता है। तो हमारे वो एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्से कौन से हैं, वो अलग हिस्से कौन से पार्टों से मिलकर हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है, तो हम बात करेंगे पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत होती है माउथ से। पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का है माउथ। दूसरा पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ओरल कैविटी। तीसरा पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का फेरिंक्स। फोर्थ पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल का स्टोमक कहा जाता है। सिक्स्थ पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। सेवन लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट एनस, ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के 8 भाग हैं जिनमें जगह जगह पर डाइजेशन पूरा होता है। माउथ फर्स्ट पार्ट, ओरल कैविटी सेकंड पार्ट, फेरिंक्स थर्ड पार्ट, ईसोफेगस फोर्थ पार्ट, स्टोमक सिक्स्थ पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं। माउथ फर्स्ट ओपनिंग है, सिंपली फर्स्ट ओपनिंग होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की। ये सराउंडेड बाय 2 लिप्स, 2 लिप्स से घिरी हुई स्ट्रक्चर है, दैट इज माउथ। केवल होठों से घिरी हुई पहली ओपनिंग को हम कहते हैं माउथ, और इस सिंपली खाने को इंटेक करने का काम ये करता है। माउथ के अंदर एक कैविटी है जिसको हम ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। ओरल कैविटी, इसमें 3 चीजें प्रेजेंट हैं। एक है टीथ, एक है टंग और एक है सलाइवरी ग्लैंड। ये पार्ट हमारे ओरल कैविटी में मिलते हैं। टीथ हमारे खाए हुए खाने को ब्रेक करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए काम में आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा रिलीज करती हैं। और टंग का काम हमारे खाने में सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज किए गए सलाइवा को मिक्स करते हैं। टीथ खाने को ग्राइंड करेंगे। कोई ऐसा होगा क्या मुंह में खाना रखकर बैठा ही रहे? ऐसा तो कोई नहीं होगा भाई। मुंह में खाना रखेगा तो चबाएगा भी ना। वो मुंह में खाना रखने के लिए थोड़ी होता है ना। कोई हाथी छाप थोड़ी है तो मुंह में रखकर बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब है चबाना पड़ेगा, तो चबाएगा टीथ के हेल्प से। तो खाना ग्राइंड करना टीथ का काम। टंग सलाइवरी ग्लैंड को, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा आता है उसको मिक्स करती है खाने में, और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है, जो डाइजेशन के लिए जरूरी चीज है। फेरिंक्स एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो फूड और एयर के लिए कॉमन पार्ट है। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर।
यहाँ से फूड भी ट्रैवल करता है फेरिंग्स से, और यहाँ से गैसेस भी जाती हैं। अगर हम किसी चीज़ को निगल कर देखें तो महसूस करेंगे कि निगलते समय हमें अपने ब्रीथिंग को रोकना पड़ता है, क्योंकि एक बार में एक ही चीज़ जा सकती है। या तो हम अपना खाना ही निगल पाएंगे या हम कंटिन्यूटी में ब्रीथिंग कर पाएंगे। जब हम कोई चीज़ निगलते हैं तो हमें अपने ब्रीथिंग को रोकना पड़ता है, क्योंकि ये कॉमन बात है। इससे एक इसी रास्ते से फूड भी जाता है, इसी रास्ते से एयर भी जाती है, और एक बार में एक ही चीज़ जाती है, या तो फूड जाएगा या एयर जाएगी। जब एयर जाएगी तो फूड नहीं जाएगा, और फूड जाएगा तो एयर नहीं जाएगी। तो ये कॉमन बात होता है फेरिंग्स। ईसोफेगस एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो स्टमक में खुलती है। स्ट्रेट ट्यूब ओपन स्टमक। जो हमारे खाने को स्टमक के अंदर लेकर जाती है। That's why we called it food pipe, क्योंकि ये खाने को फेरिंग्स से लेकर और स्टमक तक गई है, इसीलिए हम इसको फूड पाइप के नाम से जानते हैं। फिर आता है स्टमक। स्टमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इंग्लिश अल्फाबेट का एक जे शेप्ड होता है। तो ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसमें डाइजेशन हमारा एक महत्वपूर्ण स्टेप पूरा होता है। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। हम अपनी एब्डोमिनल कैविटी को अगर हम बात करें कि हमारी जो पूरी एब्डोमिनल कैविटी उसके लेफ्ट साइड यानी इस रीजन में स्टमक प्रेजेंट होता है, जे शेप का होता है। इसके अंदर ग्लैंड्स मिलती हैं, उनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे कि कौन सी ग्लैंड्स कहाँ मिलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन बीइंग का या किसी भी एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल का। लार्जेस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी लेंथ 6 to 7 मीटर होती है, और ये हाईली कॉइल्ड होती है, तब जाकर इतनी लेंथ और इतने साइज में अरेंज हो पाती है। एक अप्रॉक्सीमेट एडल्ट ह्यूमन की अगर आप हाइट की बात करें, मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है। इसका मतलब लगभग मान लीजिए 1.5 या 1.25 मीटर, 1.25 मीटर का आदमी और 8 मीटर की एलिमेंट्री कैनाल, वो भी छोटे से बैली यानी कि स्टमक। ठीक है, तो इसका रीजन यही है कि हाईली कॉइल्ड होती है और ये अरेंज रहती है। लार्ज इंटेस्टाइन ये नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। इसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर के बीच में होती है। बड़ी विडंबना है कि जो छोटी है उसे लार्ज कहा जा रहा है, और जो बड़ी है लंबाई में 6 से 7 मीटर की है उसे छोटी कहा जा रहा है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो बड़ी है वो स्मॉल है, और जो लंबाई में छोटी है उसको लार्ज कह रहे हैं, जो 1.5 मीटर होती है। इसका रीजन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो बड़ा होता है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर एलिमिनेट किया जाता है। विच एलिमिनेट अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये हमारा नैनस की बात हुई। तो एक बार फिर से हम अपने एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट माउथ ओपनिंग है, लिप्स से घिरी हुई है। उसके बाद माउथ खुलता है ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड आती है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है। टंग उस सलाइवा को फूड में मिक्स करती है, और टीथ हमारी उस फूड को
जो हमने इनटेक किया है, इंजेस्ट किया है, फर्स्ट स्टेप में अंदर लिया था, उसको ग्राइंड करने का काम है। फेरिंग्स फूड और एयर का एक कॉमन पाथ है। फूड ईसोफेगस, फेरिंग्स ओपन इन द ईसोफेगस। ईसोफेगस स्ट्रेट ट्यूब होती है जो फूड को स्टोमक में ले जाती है। स्टोमक लेफ्ट एब्डोमिनल साइड में होती है, जे शेप स्ट्रक्चर है। स्टोमक ओपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट पार्ट है, लंबाई 6 से 7 मीटर की होती है। स्मॉल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन नेक्स्ट पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आता है, 1 से 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है और इसको लार्ज इसलिए कहा गया क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा होता है। और एनस ये लास्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, जिसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर के बाहर निकाला जाता है। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। केवल इन्हीं पार्ट से हमारा डाइजेशन नहीं होने वाला है, इनके अलावा हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो हम उन पर बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं? तो हमारे डाइजेशन में हेल्प करने वाली ओवरऑल 5 ग्लैंड्स। पहली ग्लैंड जैसा अभी नाम बताया था ओरल कैविटी में होती है, सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड जिसका यूज हम डाइजेशन में करते हैं वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड दैट इज लिवर। फोर्थ pancreas, and fifth gland that is intestinal gland. ये 5 ग्लैंड्स भी हैं जो डाइजेशन के लिए चाहिए होंगी, क्योंकि ये ऐसे केमिकल रिलीज करती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब कौन से केमिकल हैं? सलाइवरी ग्लैंड ने रिलीज किया सलाइवा, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने रिलीज किया गैस्ट्रिक जूस, लीवर ने रिलीज किया बाइल जूस, पैंक्रियाज ने रिलीज किया पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल ने रिलीज किया इंटेस्टाइनल जूस। तो ये जूस क्या करते हैं, इनके बारे में हम डाइजेशन की प्रोसेस में साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं ग्लैंड्स कहाँ पर लोकेटेड होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है ओरल कैविटी में। गैस्ट्रिक जूस लोकेटेड है वॉल ऑफ स्टमक में, हमारे स्टमक की जो वॉल है उनमें प्रेजेंट है। लीवर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, स्टमक के बराबर में होता है। ये भी कह सकते हैं कि स्टमक के सीधे आता है। स्टमक हमारे लेफ्ट साइड में और लीवर हमारे राइट साइड में। पैंक्रियास ये हमारे स्टमक के नीचे बिलो द स्टमक। और इंटेस्टाइनल जूस जो आता है वो है इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की वॉल में ये जूस प्रेजेंट होता है।
that is the associated glands along with the alimentary canal which help in the process of digestion. Now we will discuss the mechanism of digestion, how the digestion take place in the body of human. The next topic is mechanism of digestion. Digestion completes in alimentary canal. Glands help in the process of digestion by releasing their juice, by releasing their secretions. What are the juice and what are the secretions that help in the digestion? We will take with the mechanism. First, digestion in oral cavity. जैसे ही हमने खाना खाया तो उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओरल कैविटी में क्या क्या काम होते हैं? हमने खाना मुंह में रखा तो रखकर तो बैठना नहीं है, कुछ तो करना ही करना है। कुछ करना क्या, चबाना ही है, और क्या करेंगे? तो फेंकेंगे तो नहीं वापस इसको। अब क्या करना है, क्या होता है? ओरल कैविटी में टीथ ग्राइंड द फूड, खाने को पीसते हैं। टंग मिक्स सलाइवा इन फूड, फूड को मिक्स करती है, फूड में सलाइवा को मिक्स करती है। और सलाइवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा, सलाइवा रिलीज करती है। और सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ये एंजाइम सलाइवा में होता है जो ओरल कैविटी में आया। और ये सलाइवरी एमाइलेज हमारे खाने में जितना भी स्टार्च मौजूद था उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर में, सिंप्लीफाइड कर देता है। ये करता है सलाइवरी एमाइलेज। और उसके बाद अपना खाना निगल लेते हैं। इतना काम हमारी ओरल कैविटी में होता है, यानी कि आपके बक्कल कैविटी भी कहते हैं, उसके अंदर देखने को मिलता है। अब खाना कहाँ पहुँचता है? फेरिंग्स में। सेकेंड पार्ट, नो डाइजेशन अकर। फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज सिंपली इट्स अ पाथ। ये मात्र एक रास्ता है, एयर का भी है और फूड का भी। तो फेरिंग्स में सेकेंड पार्ट में कोई डाइजेशन नहीं होता। बात करते हैं फिर थर्ड, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में भी कोई भी डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ये भी एक रास्ता है। ईसोफेगस भी एक रास्ता है, सीधी ट्यूब है जो खाने को स्टोमक तक लेकर जाए। लेकिन एक बहुत जरूरी काम जो ईसोफेगस में होता है वो है खाने को पुश करने का काम। ईसोफेगस की मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके खाने को डाउनवर्डली पुश करती है। इसकी वजह से खाना स्मूथली स्टोमक तक पहुंच जाता है। अगर ऐसा ना हो, ईसोफेगस में खाना पुश ना किया जाए, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमें खाने को नीचे भेजने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। खाना अपने आप नीचे नहीं जाएगा, हमें हर टुकड़ा खाना पड़ेगा, हर टुकड़ा निगलना पड़ेगा,
निकलने के बाद में एक फ्लेक्सिबल रॉड रखनी पड़ेगी उसको अंदर धकेलने के लिए, बिना उसके पहले। तो इस तरह से ईसोफेगस जो होती है वो हमारे खाने को नीचे तक अपने आप पहुंचा देती है। कभी कभी महसूस होता है कि खाना खाते समय एकदम बेचैनी से अटक गया, तो वह हो सकता है ईसोफेगस की मसल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। ठीक है, कभी हो ना, मैंने कहा ना दोनों काम होते हैं, कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कुछ मसल्स रिलैक्स करती हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कर गई या दोनों ही रिलैक्स कर गई तो भी समस्या हो जाएगी, खाना अटक सकता है। तो इस कंडीशन में खाना अटक जाता है तो हमें इमीडिएटली बेचैनी से होती है, पानी ला पानी ला पानी ला, और फिर हम पानी पीते हैं, पानी जाता है तो धक्का देता है उसको नीचे, चल भाई नीचे तू भी। तो यह है ईसोफेगस का रोल। ईसोफेगस सिंपली पुश द फूड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग देयर मसल्स, एंड दिस मूवमेंट ऑफ फूड इन द ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको कहा गया है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमारा खाना ईसोफेगस तक आ गया, डाइजेशन कुछ नहीं होना है, बस खाने में पुशिंग का काम करना है और खाना स्टमक में पहुंच गया। तो नेक्स्ट डाइजेशन ओरल कैविटी में ग्राइंड किया टीथ ने, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा रिलीज की, और इसके अलावा टंग ने सलाइवा को मिक्स किया। सलाइवा में लाइसो वो था सलाइवरी एमाइलेज था, इसने स्टार्च को शुगर में बदल दिया। पेरिक्स में कोई डाइजेशन नहीं, मात्र रास्ता है ये। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, उसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसने खाने को पुश किया है। अब हम बात करते हैं थर्ड कि स्टमक में क्या काम हुआ, हमारा खाना स्टमक में पहुंचता है। इन स्टमक जैसे ही खाना स्टमक में जाता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होना शुरू हो जाता है एक साथ। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती हैं। एक चीज होती है HCl, दूसरी चीज जो होती है गैस्ट्रिक जूस में वो होता है म्यूकस, और तीसरी चीज जो गैस्ट्रिक जूस में होती है वो है पेप्सिन नाम का एंजाइम। ये तीन चीजें गैस्ट्रिक जूस के साथ स्टमक में आती हैं जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचा। HCl किल द जर्म्स, जर्म्स को किल करता है। किसी खाने के साथ अगर कोई जर्म्स भी एंटर कर रहे हो तो वही किल कर देगा। इसके अलावा प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सॉफ्टन द हार्ड मटेरियल ऑफ फूड, हमारे फूड के जो हार्ड मटेरियल उन्हें सॉफ्ट करने का काम भी HCl करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है HCl से स्टमक को, वॉल ऑफ स्टमक को HCl। और इसके अलावा पेप्सिन क्या करता है कि हमारे खाने में जो प्रोटीन मौजूद था उस प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये हमारे स्टमक में काम हुआ। स्टमक में जैसे ही खाना आया सबसे पहले तो HCl आया, मतलब गैस्ट्रिक जूस के साथ ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं। HCl जर्म्स को किल करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है और हार्ड मटेरियल को सॉफ्ट करता है। म्यूकस स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पर एक्ट करके उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये काम हमारे स्टमक में। अगला कि हम अपना खाना जब और आगे ले जाते हैं, स्टमक के बाद नेक्स्ट हमारा खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
हमारा खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना पहुंचता है तुरंत 3 जूस एक साथ आते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही खाना स्टमक से आगे गया तो 3 जूस एक साथ आए। वो 3 जूस कौन कौन से थे? लीवर से एक आया बाइल जूस, पैंक्रियास से अगला आया पैंक्रियाटिक जूस, और इंटेस्टाइन की वॉल से आया इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन की वॉल में पाई जाती हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उनमें से निकलता है इंटेस्टाइनल जूस। ये तीनों जूस एक साथ आए। अब बाइल जूस, उसमें पाए जाते हैं बाइल पिगमेंट। बाइल जूस में बाइल पिगमेंट होते हैं जो हमारे फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का? कि हमारा जो फैट है, हमने जो भी ऑयली मटेरियल खाए हैं, तो ऑयल पानी में घुलता तो है नहीं। जब तक वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा तब तक उस पर कोई भी एंजाइम काम नहीं कर सकता है। तो फैट के बड़े बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे सॉल्युबल स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, वो कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ताकि और एंजाइम उस पर काम कर सके। पैंक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम आते हैं, एक का नाम है ट्रिप्सिन और एक का नाम होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का भाई है, तो ये प्रोटीन पर ही काम करता है। जैसे पेप्सिन ने काम किया था, पेप्सिन का भाई है, तो जैसे पेप्सिन ने काम किया था कि प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में बदला था, तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में बदलने का काम करता है। उधर लाइपेज जो दूसरा एंजाइम पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स में पाया जाएगा, वो इमल्सिफाइड फैट पर काम करता है। जिस फैट का इमल्सिफिकेशन किया है बाइल जूस ने, उसी इमल्सिफाइड फैट पर लाइपेज वर्क करेगा और उसे सिंपलर फॉर्म में बदल देगा। इंटेस्टाइनल जूस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, मैनी एंजाइम। कई सारे एंजाइम होते हैं। 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में कुछ एंजाइम का डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर भी उन एंजाइम्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो एनसीईआरटी में नाम नहीं है तो फिर हम भी नाम नहीं ले रहे हैं। अगर एनसीईआरटी में नाम होते तो हम भी नाम लेते। 12th में एनसीईआरटी में नाम है तो वहाँ नाम लेते हैं हम। तो इसलिए हम 10th में यही बात कर रहे हैं कि इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। एनसीईआरटी में भी कह दिया बहुत सारे एंजाइम होते हैं, हम भी कह रहे हैं बहुत सारे एंजाइम। अब वो क्या करते हैं? कंप्लीट द डाइजेशन प्रोसेस। कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस। इस तरह से हमारा डाइजेशन फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन के फलस्वरूप बना क्या है। हमारे फूड क्या, जितना भी कार्बोहाइड्रेट था वो डाइजेस्ट होकर बदल चुका है ग्लूकोज में। हमारे फूड में जितना भी प्रोटीन था वो बदल चुका है अमीनो एसिड। हमारे फूड का जितना भी फैट था वो बदल चुका है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इस तरह से हमारे फूड के
कॉम्प्लेक्स मटेरियल और सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट हो गई। ये है हमारा डाइजेशन की प्रोसेस, यानी कि न्यूट्रिशन के स्टेप, इंजेक्शन एंड डाइजेशन। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एब्जॉर्प्शन। हमारा डाइजेशन कहाँ पूरा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वही स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पर डाइजेशन पूरा होता है वहीं पर ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है।